यो, क्या हाल है दोस्तों। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं पहले ही इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से बता सकता हूं कि लोग कहेंगे कॉनर ने सच में अपना दिमाग खो दिया है। मैं मानता हूं, मैं पूरी तरह से पागल हूं। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन एक वायरल लुक्स मैक्सर यूट्यूबर जो बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स और अल्फा मेल लाइफस्टाइल के लिए मशहूर था कि कथित तौर पर विदेश में मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार उसने थाईलैंड में एक लग्जरी रेंटल घर को नुकसान पहुंचाया, पुलिस से भागा और झील में डूब गया। यहाँ कॉनर मर्फी की कथित मौत से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है। ये स्कैंडल है जिसे लॉ एंड क्राइम ने प्रस्तुत किया है। मैं सिएरा गिलेस्पी। दुनिया ने बुधवार की शुरुआत चौंकाने वाली खबरों से हुई कि लुक्समैक्सर इन्फ्लुएंसर कॉनर मर्फी की थाईलैंड में सिर्फ 32 साल की उम्र में मौत हो गई। रिपोर्ट की जानकारी अजीब है। खबरें हैं कि कॉनर अपनी कथित मौत से पहले असामान्य व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर महंगी किराए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, गाड़ी की पैसेंजर सीट पर इस्तेमाल ना की गई सिरिंजें छोड़ी और पुलिस से भागते हुए झील में डूब गए। रिकॉर्डिंग के समय हम अभी भी जानकारी की पुष्टि और सच झूठ छांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जाने से पहले चलिए एक संक्षिप्त परिचय से शुरू करते हैं। कॉनर मर्फी कौन है? क्या हाल है दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है। ये फैमिली फ्रेंडली में ही है। कॉनर मर्फी हदें पार करने के लिए मशहूर हैं। उनके यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर लगभग 4 लाख फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक पर 17,000 और फॉलोअर्स हैं। उनकी सामग्री फिटनेस पर केंद्रित है, लेकिन वे कभी-कभी इसे ज्यादा बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने फॉलोअर्स को 40 दिन के उपवास पर ले जाकर रोज एक ही समय पर वजन मापा और परिणाम दिखाए। सब खत्म होने पर उन्होंने पहली बार खुद का खाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर दर्शकों के साथ साझा किया। ठीक है दोस्तों, वाह, ये 40 दिन के उपवास खत्म होने के करीब 1 घंटे बाद की बात है। देखिए मेरे पास क्या है। हे भगवान, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने नहीं सोचा था कि तरबूज इतना अच्छा महक सकता है। ये अविश्वसनीय है यार। यकीन नहीं हो रहा कि अंत आ गया। क्या सफर रहा है। 3, 2, 1। ये क्या है? वाह, हे भगवान, इसका स्वाद ऐसा है। मेरा मतलब है, इसका स्वाद तरबूज जैसा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपने तरबूज लिया हो और उस पर बहुत सारी मिठाई डाल दी हो, जैसे मीठी कैंडी पूरी तरबूज पर। और ये ऐसा है। इसका टेक्सचर कमाल का है। ये क्या? मेरा मतलब है, सच कहूं तो मैंने उपवास के बाद लोगों के खाने के बारे में सुना है, मैंने वीडियोस देखे हैं और देखा है कि इसका स्वाद कितना अच्छा होता है। ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी, लेकिन मेरा मतलब है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये और भी बेहतर है। वाह 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 वाह, ये अविश्वसनीय है। तो उन्होंने पोषण के बारे में और साथ ही सजगता से जुड़े अभ्यासों के बारे में भी बात की। यो, क्या हाल है दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के लोग कहेंगे कि कॉनर अब पूरी तरह पागल हो गया है। मुझे लगा था वो सामान्य हो रहा है, लेकिन अब सच में पागल हो गया है। वो रोज 30 मिनट सूरज को घूरता है। क्या वो अंधा हो जाएगा? अरे नहीं, मैं ये काफी समय से कर रहा हूं और मेरी नजर ठीक है। मुझे इसकी याद आती है, मैं पागल हूं। हमने पहले भी इस पर बात की है। मैं जो अभ्यास करता हूं उसे सन गेजिंग कहते हैं, जो बहुत पुराना है। सन गेजिंग क्या है? अरे नाम से ही साफ है। इसे समझने के लिए कोई खास बुद्धि नहीं चाहिए। आप सचमुच सूरज को घूरते हैं। ठीक है, लेकिन कॉनर, सूरज को देखने से मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा? बचपन से सुनता आया हूं कि इससे आंखें खराब हो सकती हैं। शायद ये सही हो। शायद अगर आप दोपहर के समय सूरज को घूरते हैं, जब यूवी किरणें बहुत तेज होती हैं, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सूर्योदय के पहले घंटे या सूर्यास्त के आखिरी घंटे में सूरज को घूरते हैं, तो यूवी किरणें इतनी कम होती हैं कि वे आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनकी टिप्स और ट्रिक्स के अलावा कह सकते हैं कॉनर ने अपने तथाकथित सच्चे स्वरूप के बारे में भी पोस्ट किया। ये सब एक नाटक था। मैं अभिनय कर रहा था।
मैं शुरू से ही एक अभिनेता रहा। आप लोग शायद जितना सोचते हैं उससे भी पहले से आप पाएंगे कि इस पूरे सफ़र में असल में जब भी आपने मुझे इंटरनेट पर देखा है मैं खुद नहीं था। अब मैं खुद क्यों नहीं था? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। कोई स्व नहीं है, स्व एक भ्रांति है। अभिनय ही वास्तविकता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए। क्या इसका मतलब यह है कि इन वीडियोस में जो मैं डाल रहा हूं उनमें कुछ अद्भुत सच्चाइयां नहीं रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं निश्चित रूप से खुद जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। इसी वजह से हम इस कांड तक पहुंचे। अब खबर है कि कॉनर की थाईलैंड में छुट्टियां मनाते हुए इस हफ्ते मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना बैंकॉक से लगभग 16 मील दक्षिण में हुई थी। ये कई वेबसाइट्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जिसमें थाई रथ ऑनलाइन भी है, जो थाईलैंड की प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों में से एक है। मैं उनकी रिपोर्ट शब्द दर शब्द पढ़ने जा रही हूं ताकि आपको उनकी रिपोर्टिंग से बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि ये अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण है। उनकी वेबसाइट पर लिखा है, ये अंग्रेजी सामग्री थाई संस्करण से एआई द्वारा स्वचालित अनुवाद है। थाई रफ इस अनुवाद की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है। कृपया थाई संस्करण देखें। अब आइए शुरू करते हैं। इस लेख की शुरुआत एक फोटो से होती है, जिसमें 3 बचावकर्मी झील जैसी जगह पर हैं, जहां बताया गया है कि कॉनर डूबे थे। आप देख सकते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति ने ईएमटी जैसी वर्दी पहनी हुई है और वो एक रस्सी पकड़े हुए है। सबसे बाईं ओर जो आदमी है वो कुछ ऐसा पकड़े हुए है जो डाइविंग गियर जैसा दिखता है। फोटो में 3 आदमियों के पीछे जहां जमीन पानी से मिलती है वहां 2 लोग और दिख रहे हैं। इस फोटो के नीचे लेख शुरू होता है। इसमें लिखा है, उद्धरण, एक अमेरिकी आदमी ने हिंसक तांडव मचाया। 22 मिलियन बाट मूल्य के एक लग्जरी किराए के घर के पूरे अंदरूनी हिस्से को रंग दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ, और फिर वो गांव की झील में भाग गया जहां वो डूब गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा उसे कारण नहीं पता, जबकि घर के मालिक हैरान थे और ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। दोपहर 3 बजे 7 जुलाई 2026 को पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल वीरापोंग रूपसुआई, जो कि बांगपली पुलिस स्टेशन में डिप्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, को एक रिपोर्ट मिली कि एक विदेशी व्यक्ति अजीब व्यवहार कर रहा है और बांगपली जिले समुद्रप्रांगा प्रांत के एक आलीशान रिहायशी कॉलोनी की झील में कूद गया है। वो रामथिबोदी खाओ, क्रीनरू बोटिन द्राहा अस्पताल के आपातकालीन डॉक्टरों और पोटक टोंग फाउंडेशन के स्वयं सेवकों के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल एक लग्जरी घर था जो बड़े तालाब के पास था। गोताखोर लापता व्यक्ति को खोज रहे थे जब उन्होंने अमेरिकी कॉनर माइकल मर्फी का शव किनारे से 20 मीटर दूर पाया। उन्होंने जांच के लिए शव जमीन पर निकाला। कोई घाव या हमले के निशान नहीं मिले। पुलिस ने शव को आगे के पोस्टमार्टम के लिए रामथिबोडी खाओत्री नरूबोटिन द्राहा अस्पताल भेजा। अब लेख के इस भाग में दूसरी फोटो दिखती है, जो शायद वही किराए की संपत्ति है जहां कॉनर रह रहा था। लिविंग रूम अस्त व्यस्त है और सोफा दागदार है। दीवारों और फर्श पर कुछ फैला है और कॉफी टेबल प्लेटों, कपों व झाड़ू से भरी है। लेख में आगे कहा गया है, मिस ए, जो गांव की एक स्टाफ सदस्य का छद्म नाम है, द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज की समीक्षा से पता चला कि विदेशी व्यक्ति अचानक बिना किसी ज्ञात कारण के अजीब व्यवहार करने लगा। वो गांव की झील में दौड़ा और तैरा जब तक कि वो थक कर चश्मदीदों की आंखों के सामने डूब नहीं गया। झील की गहराई 10 मीटर से अधिक थी, इसलिए कोई भी पानी में नहीं गया और अधिकारियों को बुला लिया। पोटक टोंग फाउंडेशन के गोताखोरों ने लगभग 30 मिनट तक तलाश की, फिर शव को ढूंढकर किनारे पर ले आए। गांव के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वो व्यक्ति बाहर गया और किराए की गाड़ी से सुरक्षा चौकी पर लौटा। उसने ड्राइवर को 1000 बाट देने चाहे, पर आदमी के अजीब व्यवहार से ड्राइवर ने इनकार कर दिया। फिर वो आदमी एक निवासी की गुजरती कार के पास गया और खिड़की पर दस्तक देकर अंदर बैठने को कहा, जबकि सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, उसे मत बैठाओ। फिर वो आदमी बेचैन होकर जोर से चिल्लाया, सड़क पर लोटा और भगवान से प्रार्थना जैसे इशारे किए। पुलिस पेट्रोलिंग आते ही वो गांव भागा और झील में कूद गया।
पुलिस ने उसे काबू करने में असफल होकर बैकअप और रेस्क्यू टीमों को बुलाया। आखिरकार वो थक गया और डूब गया। फिर लेख में इस किराए की प्रॉपर्टी के किचन एरिया की एक फोटो दिखाई गई है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैबिनेट्स पर ऐसा कुछ लगा है जो पेंट जैसा दिखता है, और वही छींटे सिंक और किचन की बैक स्प्लैश पर भी फैले हुए हैं। आगे लेख में लिखा है कि मिस बी, छद्मनाम, 22 साल की, मृतक की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने बताया कि वे लगभग 3 साल साथ थे, लेकिन जीवन शैली ना मिलने से अलग रहते थे। 3 महीने से भी कम समय पहले वे फिर से मिले। घटना से पहले उनकी जिंदगी सामान्य थी, न कोई समस्या या बीमारी थी। उन्हें नहीं पता कि उस दिन वो अचानक असामान्य क्यों हो गए और कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा। पेंट से तोड़फोड़ पिछली रात हुई थी जब वो सो रही थी। वो सोने से इनकार कर रहा था। मिस व्यू, जो घर की मालकिन है, ने अपना हैरानी जताई जब उन्होंने देखा कि घर पूरी तरह से पेंट से खराब कर दिया गया था, जिसमें इलेक्ट्रिकल उपकरण भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो इस घर से बहुत प्यार करती हैं और इसे संजो कर रखती हैं। ये झील के किनारे स्थित एक खूबसूरत संपत्ति है जिसकी वर्तमान कीमत 22 मिलियन बाट है। ये घर 35,000 बाट प्रति माह के हिसाब से किराए पर दिया गया था और इसे केवल 3 महीने के लिए ही किराए पर लिया गया था। उन्होंने सोच समझ कर किराएदार चुना था, पर घर बुरी हालत में मिला। फर्नीचर और सजावट सब नष्ट हो गए थे। बैंकली पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने घर और मृतक की कार की तलाशी ली, जिसमें ड्राइवर की सीट पर 2 बिना इस्तेमाल की हुई सिरिंज मिली और मृतक के कचरे के बैग में कुछ अज्ञात सफेद गोलियां पाई गईं। यहाँ एक और फोटो है जो किराए की संपत्ति की दीवार की लगती है। लगता है किसी ने काले रंग में डुबोई हुई उंगलियां दीवार पर टंगी पेंटिंग पर फेर दी हैं। दीवार और छत पर उंगलियों के निशान और हाथ फेरने के निशान दिखते हैं। लेख के अंत में बताया गया है कि बैंकली पुलिस रामती रामथिबोदी खात्री नाबू रोडिंद्राहा संस्थान के फोरेंसिक डॉक्टरों और बचाव कर्मियों ने पोस्टमार्टम में पाया कि शरीर पर निशान सड़क पर लुढ़कने से आए थे। राहत टीम शव को जांच के लिए भेजेगी ताकि मौत के कारण का पता चल सके, जिसमें ड्रग टेस्ट भी होगा। सबूत जुटाए जा रहे हैं और थाईलैंड स्थित अमेरिकी दूतावास को घटना की जानकारी दी गई है। वाह, इस मामले में कितने सारे सवाल हैं। यानी आखिर हुआ क्या था? चलिए मेरे सबसे पसंदीदा मेहमानों में से एक को बुलाते हैं जो हमारे लिए सब कुछ समझाएंगे। ये है फोरेंसिक मृत्यु जांच विशेषज्ञ जोसेफ स्कॉट मॉर्गन। आपसे मिलकर खुशी हुई। स्कैंडल में आने और समय देने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद सियरा। हमेशा की तरह यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ, आप सबसे बेहतरीन हैं। आप सबसे पसंदीदा लोगों में से एक हैं। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें इस खबर के बारे में सचमुच आज सुबह ही पता चला। हमने आपको तुरंत कॉल किया और आपने कहा ठीक है, हाँ, सब कुछ छोड़कर आ रही हूँ। और आपने ऐसा ही किया। और मुझे लगता है कि मैं एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि हम अभी जो भी बात कर रहे हैं वो सब रिपोर्ट की गई जानकारी है। हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी रिपोर्ट की गई जानकारियां हैं जो हमें थाईलैंड की न्यूज एजेंसियों से मिली हैं। लेकिन आपने जो देखा है, मेरा मतलब है, आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा? देखिए, जब आप उस लेख को देख रहे हैं जो आपने मुझे भेजा था, उसमें उस घर की अंदर की तस्वीरें हैं जहां वो थे। मुझे लगता है यही हिस्सा दिखाता है कि ये व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संकट में था, क्योंकि जो व्यवहार उस नुकसान से जुड़े हैं वो ऐसे नहीं हैं जिन्हें देखकर आप कहें वाह, हाँ, ये सामान्य व्यवहार है। इस व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है। ये सब बहुत अजीब है। सब कुछ, जैसे कि दीवार पर हाथों के निशान बनाना। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का माध्यम इस्तेमाल कर रहा था। पेन था या कोई स्याही या कुछ और ऐसा ही। मुझे इस फर्नीचर, इस सोफे पर जमा हुई कुछ चीजों के बारे में सवाल हैं। रसोई के इलाके में कुछ तरह की तबाही हुई है। चीजें उल्टी पलटी पड़ी हैं। आप जानते हैं, अगर मैं एक जांचकर्ता के तौर पर यहाँ आ रहा होता तो वो पुरानी बात है जो हम हमेशा कहते हैं, कोई जबरन प्रवेश या संघर्ष के निशान नहीं है। ये संघर्ष जैसा लग रहा है, पर मुझे नहीं पता वो किससे संघर्ष कर रहा था। हो सकता है वो अपने ही मन में जूझ रहा था। ये सच में अजीब है। उस लेख के अनुसार उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मानसिक बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, वो ठीक था और वो सोने चली गई। उसका कहना है कि जब वो उठी तो पूरा घर बिखरा हुआ था और हमने यहाँ तस्वीरें भी दिखाई हैं। हमने उनके बारे में बात भी की है। ऐसा लगता है कि कम से कम उसने अपने हाथों पर कुछ लगाया और जैसे दीवारों पर अपने हाथों से रंग कर दिया। लेकिन जैसा कि आपने सोफे पर बताया, मुझे नहीं पता कि वो पेंट जैसा लगता है या नहीं। आपके क्या विचार हैं सोफे और लिविंग रूम के बारे में? मुझे कहना पड़ेगा और मैं यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहूंगा, जो दाग मैं अभी देख रहा हूँ उनमें से कुछ तो मल जैसे लग रहे हैं।
वो इतना गंदा है, आप उसे देखकर जान जाएंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये शायद वही पदार्थ नहीं है जिससे वो दीवारों पर हाथों के निशान बना रहा था। ये कुछ पूरी तरह अलग है। और फिर से ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है जो शायद इस आदमी के दिमाग में चल रही है। मुझे नहीं पता कि इसका आरंभ क्या है, आप जानते हैं। और यहाँ एक और बात है जो घर में मौजूद उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में काफ़ी दिलचस्प है। उसने कुछ भी नहीं सुना। वो इसी से जाग जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो शोर मचा रहा है। ठीक है, वो शोर कर रहा है। मुझे नहीं पता वो घर कितना बड़ा है, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। वो कहती है कि इससे पहले कोई मानसिक समस्या के संकेत नहीं थे। आप जानते हैं, हमारे सामने ही मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ठोस सबूत हैं कि कुछ चल रहा था। इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ थी। और यहाँ हमारे पास कुछ रास्ते हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं, है ना? जैसे कि क्या शायद उसके साथ कोई मानसिक समस्या हुई थी? मुझे उसकी पिछली जानकारी नहीं है। मेरे पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कि वो मनोवैज्ञानिक से मिलता था या डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ लेता था, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है। साथ ही अपने काम और देखे केसों के आधार पर मैं सोचती हूँ, क्या वह मनोरंजन के लिए नशीले पदार्थ लेता था? उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार सिरिंज देखी गई थी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ और उसके पास एक फेनी पैक में 2 सफेद गोलियां मिली थीं। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये दोनों चीजें हो सकती हैं? मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और नशे का इस्तेमाल? हाँ, आप जानते हैं, ये काफी मुमकिन है और कभी कभी ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, है ना? अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद ही दवा या नशे से अपनी हालत संभालने की कोशिश कर रहा है, या शायद वो अपनी जीवन शैली के मुकाबले किसी और ही दुनिया में जी रहा है। हमें नहीं पता कि विदेशी देश में उसे अवैध पदार्थों तक कैसी पहुंच थी। अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों में अवैध पदार्थ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ी मुसीबत हो सकती है। अमेरिका की तरह नहीं है, जहां आपको सिर्फ चेतावनी या थोड़े समय के लिए जेल हो सकती है। वे आपको लंबे समय के लिए जेल में डाल देंगे। तो मैं बहुत जिज्ञासु हूं कि वो गोलियां क्या थीं। और एक और चीज है जो अब होने वाली है। मैं आपको ये वादा करता हूं, देखें क्या ये आगे बढ़ता है। वहां की अधिकारी उन पदार्थों की गहराई से जांच करेंगे जो इस वाहन में थे, जो उसके पास था, और वे ये पता लगाना चाहेंगे कि उसने ये चीजें किससे ली थी, चाहे वो कानूनी रूप से दी गई हों या उसने इन्हें किसी अवैध गैर कानूनी स्रोत से लिया हो। वे मामले की पूरी जांच करेंगे क्योंकि वे इसे बर्दाश्त नहीं करते। देखना होगा कि मामला आगे कैसे बढ़ता है। जानती हो, इससे मुझे एकदम अलग हालात में, लेकिन हमने लियम पेन केस के बारे में काफी विस्तार से रिपोर्ट किया था, वो याद आ गया। और जाहिर है तुम्हें पता है वो घटना जब वो बालकनी से गिर गए थे, लेकिन हमने देखा कि आखिरकार उन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए और बाद में हटा भी दिए गए जिन्होंने उन्हें वे ड्रग्स दी थी जो उन्होंने ली थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर उनके शरीर में ड्रग्स मिलते हैं तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। यही बात अगले सवाल से भी जुड़ी है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। अगर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो आप किस तरह के ड्रग्स की संभावना मानती हैं कि उन्होंने लिए होंगे? वो जमीन पर लोट रहे थे, शरीर पर चोट के निशान थे। कुछ लोगों ने बताया कि वो प्रार्थना जैसी हरकतें कर रहे थे, जैसे भगवान से कुछ मांग रहे हों। वो पुलिस से भागकर झील में गए। आखिर किस चीज ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? ठीक है, मान लीजिए हम कुछ अलग श्रेणियां लेते हैं। मान लीजिए उसने कोई मति भ्रमकारी पदार्थ लिया हो। ठीक है, ये भी लोगों को इस तरह अजीब व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहूंगा कि ये व्यवहार किस प्रकार का था। क्या ये बहुत उग्र था? क्या ये नियंत्रण से बाहर था? क्या वो बेकाबू होकर उत्पात मचा रहा था? क्योंकि कभी कभी आप देख सकते हैं कि लोग जब मति भ्रम पैदा करने वाले पदार्थों के असर में होते हैं तो अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं तो वे काफी शांत रहते हैं। ये हमें उस श्रेणी में ले जाता है जहां वो किसी उत्तेजक पदार्थ के असर में है, चाहे डॉक्टर ने लिखा हो या नहीं। या अगर ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप जानते हैं, एम्फेटामीन परिवार का कोई पदार्थ, अगर ये कोक है उदाहरण के लिए, और हमें यह भी नहीं पता कि इसमें और क्या मिलाया गया हो सकता है, तो यही रास्ता मैं अपनाऊंगा। मैं यहाँ ओपिएट्स के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ है जो व्यवहार पर असर डालेगा
और वो साफ तौर पर दिखेगा। और फिर से हमारे पास ये घटना है जहां वो जा रहा है और दीवारों, फर्नीचर और ऐसी तमाम चीज़ों पर कुछ फैला रहा है और फिर बाहर ट्रैफिक में इधर उधर दौड़ रहा है। उसके शरीर की सतह पर कई चोटें हैं जो टक्कर की चोटों जैसी लगती हैं। मुझे नहीं पता कि ये ज़रूरी है कि ये किसी और व्यक्ति से जुड़े हों जिनसे उसका संपर्क हुआ हो, लेकिन निश्चित रूप से ये नील उस तरह की चीज़ें हैं। और फिर ये अजीब सी बातें हो रही हैं जहां वो, मेरा ख्याल है पुलिस, अगर मैं गलत हूं तो सुधारिए, वहां पहुंची थी। वो, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि ये पहले हुआ या बाद में। वो किसी तरह तालाब में मटकता हुआ चला गया और आप जानते हैं वो वहाँ तालाब में है। वो पहले से ही, आप जानते हैं, व्यवहार में, आप जानते हैं, अजीब तरह से पेश आ रहा है और अब वो 30 मिनट से तालाब में है। वो डूब जाता है। आप जानते हैं उस समय उन्हें उसे पानी से बाहर निकालना पड़ता है। मुझे नहीं पता, आप जानते हैं, हम यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बात कर रहे थे और मुझे जो बात इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है वो है एक स्थिति जिसे एक्साइटेड डिलीरियम सिंड्रोम कहा जाता है और कई बार ये पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के साथ जुड़ा होता है। आप जानते हैं, लोग घबराने लगते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। आप जानते हैं, ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट एक जैसा नहीं रहता जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग, आप जानते हैं, बन जाते हैं, आप जानते हैं, अत्यधिक सतर्क। वे चिंतित हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं और कभी कभी एक्साइटेड डिलीरियम सिंड्रोम में कुछ लोगों में सांस उथली हो सकती है। ये लोगों को कार्डियक अरेस्ट में डाल सकता है। इसी वजह से अब वे लोग हाथ पैर बांध कर नहीं रखते, आप जानते हैं, और लोगों को लंबे समय तक गाड़ी की पिछली सीट पर नहीं बिठाते। और शायद यही उसके साथ हो रहा है। और अगर उसके शरीर में कोई नशा है तो उससे ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। मेरा मतलब है, आपने खुद ही ये बात उठाई थी कि विदेशों में चीजें यहाँ से काफी अलग होती हैं। मेरा सबसे बड़ा डर है कि विदेश में मुझे गिरफ्तार ना कर लें, क्योंकि अमेरिका में मेरे अधिकार हैं। क्या हो रहा है? मुझे थाईलैंड में नहीं पता क्या होगा। मैं डर जाऊंगी, भले ही मैंने कुछ भी ना लिया हो। अगर उसने कुछ लिया है तो मामला और बढ़ सकता है। और मुझे पता है कि हमने इस बारे में बात की थी, जिस तरह से उसकी मौत हुई। जाहिर है कि वो इस झील में गया, इस जलाशय में, और फिर आप जानते हैं, बाद में उसे पाया गया। फिर भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वे ऐसी किसी चीज की भी जांच करेंगे? मुझे याद है आपने कार्डियक अरेस्ट का जिक्र किया था। मेरा मतलब है, क्या वो किसी को प्रभावित कर सकता है? वो तो फिट इंसान था, उसे 30 मिनट तक तैरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं उसके शरीर में क्या था, लेकिन इन सब बातों पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके शरीर में किस तरह के रसायनों का असर था। हाँ, अगर उसके शरीर में ड्रग्स और शराब है और वो घबराया हुआ है तो 30 मिनट से ज्यादा न टिक पाना हैरानी की बात नहीं है। मुझे तो हैरानी है कि वो इतना समय टिक पाया। वो डूब रहा है। और मुझे लगता है कि लोग इस बारे में भी बहुत जिज्ञासु होंगे। मैंने पहले भी थाईलैंड से जुड़े मामले कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि पोस्टमार्टम में वे टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित पूरी जांच करेंगे, में मतलब है शुरुआत से अंत तक। तो न सिर्फ पोस्टमार्टम के दौरान उन्हें वे सारी चीज़ें करनी होंगी जो हम पोस्टमार्टम में करते हैं, ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो सच में डूबा था, जैसे कि फेफड़ों में पानी का जाना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देखते हैं। हम अंदरूनी कान को देखते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को देखते हैं। लेकिन इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी भी होती है और हम अमेरिका में जिसे स्टैंडर्ड पैनल कहते हैं वो करते हैं। और उसमें आप जानते हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं जैसे कि मतलब हम सैलिसिलेट्स की जांच करते हैं, जो कि आप जानते हैं एस्पिरिन जैसी चीज़ें होती हैं। आप एस्पिरिन देखते हैं, लेकिन आप आमतौर पर दुरुपयोग की जाने वाली दवाओं को भी देखते हैं। आप जानते हैं THC, कैनाबिनॉइड्स भी मिल सकते हैं, जाहिर है। आप कोकेन मेटाबोलाइट, एम्फेटामीन, मेथएम्फेटामीन और बारबिट्यूरेट्स की जांच करेंगे। और क्या, ओपिएट्स, किसी भी तरह के ओपिएट्स। ये एक तरह से स्टैंडर्ड पैनल है। और अगर इसमें कुछ अलग या अनोखा है, अगर वहाँ कुछ और हो सकता है, तो क्या यह टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण सब कुछ कवर करेगा? हो सकता है वे करें। ये दूसरी बात है जो मुझे लगता है कि अगर मैं उसके परिवार का होता तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता कि मैं दूतावास से संपर्क करूं। और
शायद हमारे वहाँ FBI प्रतिनिधि भी हों और ये सुनिश्चित करें कि, और मैंने इस बारे में उस युवक से बात की थी। मुझे नहीं पता कि आपको एल्बामा विश्वविद्यालय के उस युवक की याद है या नहीं जो बार्सिलोना में डूब गया था। मेरा ख्याल है ये इसी साल वसंत में हुआ था। मैंने उन्हें हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे एक नमूना सुरक्षित रखें ताकि वो नमूना वास्तव में FBI द्वारा कब्जे में लिया जा सके और अमेरिका वापस लाया जा सके और उस पर परीक्षण हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय लोग और परिवार इतने सदमे और दुख में होते हैं कि इस बारे में नहीं सोचते, जबकि इसकी जोरदार सलाह दी जाती है। हाँ, सही है। मेरा मतलब परिवार और दोस्त। ये व्यक्ति सिर्फ 32 साल का था। उसे लंबी जिंदगी मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता है वे अभी सदमे और अविश्वास में हैं। आप सही हैं। ये सब और जटिल हो गया, खासकर क्योंकि ये विदेश में हुआ। उम्मीद है वे कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने रिपोर्ट्स में देखा था कि अमेरिकी दूतावास इसमें शामिल है। मैं इसी की उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन अगर उनकी अभी अभी मौत हुई है तो पोस्टमार्टम या टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट या ऐसी चीजों के लिए टाइमलाइन के बारे में आप क्या सोच रही हैं? और जवाब मिलने में कितना समय लगेगा? हाँ, लगेगा। चाहे आप थाईलैंड या वायोमिंग में हो, फर्क नहीं पड़ता। अपनी बारी का इंतजार करें। और मुझे पता है कि ये बेरुखा लग सकता है, लेकिन इस मामले से पहले भी और मामले हैं और दुनिया भर की मीडिया ने इस मामले को उठाया है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मीडिया ने इस मामले को उठाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन में आपकी स्थिति या जिस क्रम में ये किया जाएगा वो बदलने वाला है। और खासकर थाईलैंड में वे अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। वे इसे अपनी लैब को सौंपेंगे, शायद थाई पुलिस को। मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे इसका नाम पहले पता था। उनके पास खुद की फॉरेंसिक लैब है और वे इस केस पर पूरी तरह काम करेंगे। उनके यहाँ मेरा ख्याल है वे इसे पुलिस सर्जन कहते हैं। ये एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है जो असल में पोस्टमार्टम करेगा। वे हमारे जैसे काम नहीं करते, वे पुलिस के लिए काम करते हैं और इसलिए वो जांच उन्हीं के द्वारा की जाएगी। हमें टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। उनके पास रिपोर्ट होगी, वे इस पर ध्यान देंगे और सतर्क रहेंगे क्योंकि वे मूर्ख नहीं हैं। उन्हें इस बात की जागरूकता होगी कि वे निगरानी में हैं, अगर आप समझें, और लोग देख रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब होगा तेज सेवा। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हमने आज ही ये खबर सुनी है। सब जवाब चाहते हैं, क्या हो रहा है? हम अभी भी रिपोर्टों के मुताबिक और कथित तौर पर ही कह रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, उन्हें हर चीज बहुत ध्यान से करनी होगी, हर प्रक्रिया का पालन करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वे सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं। मेरा मतलब है, मैं उसके दोस्तों, परिवार और प्रशंसकों के लिए जवाब चाहती हूँ। ये वाकई एक त्रासदी है। वो सिर्फ 32 साल का था। ये बहुत मुश्किल मामला है जिसकी चर्चा आसान नहीं। जोसेफ स्कॉट मॉर्गन, हमेशा की तरह आपका हमारे साथ होना शानदार लगता है। स्कैंडल में आने के लिए धन्यवाद। जब भी मेरा दिन खराब होता है, धन्यवाद। और यहीं पर आज के स्कैंडल एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको जो आपने देखा वो पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े। आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिएरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज का स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सिएरा गिलेस्पी हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी।